हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग ईस्वी की 2024 इवनिंग में नेटवर्क थ्योरी में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं कि 2024 इवनिंग में नेटवर्क थ्योरी में जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसका आज पूरा डिटेल सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं ग्रुप ए का पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर ए में टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 0.09 हेनरी एंड 0.01 हेनरी एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 0.015 हेनरी द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द कॉइल। मतलब आपसे पूछा जा रहा है बाबू के का वैल्यू और यहाँ पे एम का वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में 0.015 हेनरी। यहाँ पे एम का वैल्यू ये है। एल1 का वैल्यू दिया है आपको क्वेश्चन में 0.09 हेनरी और एल2 का वैल्यू दिया है कितना 0.018। अब क्या करना है, के का क्या फॉर्मूला है, के का फॉर्मूला होता है एम अंडर रूट एल1 एल2, यही ना होता है। तो यहाँ पे एम का वैल्यू कितना है 0.015 अपॉन यहाँ पे कितना 0.09 गुना 0.01। इसको सॉल्व करेंगे बुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला जा रहा है, फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड ओनली फॉर। फूरियर सीरीज किसके लिए यूज करते हैं, प्रायोगिक किरण के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला जा रहा है, अ टू पोर्ट नेटवर्क हैज फोर वेरिएबल्स इन व्हिच ऑल आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, टू आर डिपेंडेंट एंड टू आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ऑल आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, क्योंकि जब आप जेड पैरामीटर पढ़े थे, याद है जेड पैरामीटर जब पढ़ाए थे तो उसमें इक्वेशन क्या था, उसमें इक्वेशन ये था v1 इक्वल टू क्या था z11 i1 प्लस z12 i2 और v2 इक्वल टू था z21 i1 प्लस z22 i2। देखिए जेड पैरामीटर पढ़े, वाई पैरामीटर पढ़े, जो भी पैरामीटर आप पढ़िएगा यहाँ पे जो वेरिएबल है i1 i2 ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। अब v1 v2 का जो वैल्यू है i1 i2 पे डिपेंड करेगा, तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया डिपेंडेंट v1 v2, और i1 i2 क्या हो गया इंडिपेंडेंट, मतलब इसका वैल्यू इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि v1 v2 का वैल्यू i1 i2 पे डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, 2 आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स v1 v2 और 2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स i1 i2। मतलब यहाँ पे आपका i1 i2 इंडिपेंडेंट है और v1 v2 क्या है i1 i2 पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोला जा रहा है, डैम्पिंग रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 100 इक्वल टू 0 क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 100 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेकंड ऑर्डर के स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। सेकंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू हो गया कितना 100। देख लीजिए दोनों को कंपेयर करिए आप, तो ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू 100, ओमेगा एन का वैल्यू कितना 10, और यहाँ से 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू कितना 10, 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू कितना 10। देखिए दोनों यहाँ एक है यहाँ एक है, इतना इक्वल टू 10 नहीं होगा। तो यहाँ से ओमेगा एन का वैल्यू आपको पता है बुआ 10 है, यहाँ पे 2 गुना जीटा गुना कितना 10 इक्वल टू 10। तो यहाँ से जीटा का वैल्यू कितना आएगा 10/20, तो यही आ जाएगा 0.5। जीटा को क्या बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो, और ओमेगा को क्या बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन कौन सा हुआ 0.5। चलिए क्वेश्चन नंबर ई में क्या बोला जा रहा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस एटी यू टी। बहुत आसान है, ई की पावर माइनस एटी यू टी का क्या होता है, ये आपको ट्रांसफॉर्म पता है बुआ एच प्लस ए, तो यहाँ एच का वैल्यू क्या पुट कर देंगे जे ओमेगा प्लस ए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जे ओमेगा प्लस ए, ऑप्शन नंबर ए। If there are 5 branches and 4 nodes in a network, number of mesh equations, number of mesh equation का फॉर्मूला होता है p या माइनस n माइनस 1। यहाँ b क्या है नंबर ऑफ ब्रांच 5, माइनस नंबर ऑफ नोड दिया है क्वेश्चन में 4 माइनस 1, तो इसमें कितना आएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर जी में क्या बोला जा रहा है, इफ द पॉलिनोमियल ph इज आइदर इवन और ऑड देन द रूट्स ऑफ ph राइज ऑन। देखिए जब भी
पीएस पोलिनोमियल है, अगर ये इवन अपॉन ऑड हो या ऑड अपॉन इवन हो, कुछ भी हो, इवन अपॉन ऑड या ऑड अपॉन इवन, तो ये होगा एलसी फंक्शन का ये रहता है। ये इक्वेशन क्या रहता है पीएस, एलसी फंक्शन का रहता है। तो एलसी फंक्शन का इवन अपॉन ऑड होगा या ऑड अपॉन इवन होगा, और एलसी फंक्शन का जो पोल जो है वो जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करता है। ये पूरा डिटेल से आपको ये सब पढ़ाया गया है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑन द जे ओमेगा एक्सिस। याद रखिएगा, पीएस पोलिनोमियल अगर है, इवन अपॉन ऑड है या ऑड अपॉन इवन है, तो वो होगा एलसी फंक्शन का, और एलसी फंक्शन का पोल जो है वो है जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स डेल ऑफ टी। क्या होता है डेल ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाया गया है ना आपको। तो क्या होता है 1 होता है ना, कौन सा है ये ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर आज में क्या बोला जा रहा है, टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सीरीज एंड आरसी सीरीज सर्किट आर। क्या होता है एल आर सीरीज सर्किट का एल अपॉन आर, और आरसी सीरीज सर्किट का क्या होता है आर इंटू सी। कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसका फॉर्मूला है हाफ सी स्क्वायर। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसका फॉर्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ग्रुप बी का देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्या है, डिफाइन यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, यूनिट पाराबोलिक, यूनिट इम्पल्स सिग्नल। और इसी के और में पूछा गया है, 100 ओम रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस 10 वोल्ट बैटरी। आपको बताना है करंट थ्रू रजिस्टर, पावर लॉस एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 5 सेकेंड। देखिए ये है हमारा क्या यूनिट स्टेप सिग्नल। इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है कि ग्रेटर देन 0 के लिए, और 0 होता है अदरवाइज। यूनिट रैंप का ये ग्राफ है, इसका वैल्यू क्या होता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इसका वैल्यू होता है टी, और 0 टाइम का वैल्यू अगर 0 से कम होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ये है यूनिट पाराबोलिक सिग्नल का ग्राफ, और इसका इक्वेशन, इसका वैल्यू क्या होता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए टी स्क्वायर अपॉन 2, और 0 अदरवाइज। ये है हमारा यूनिट इम्पल्स सिग्नल। इसका वैल्यू क्या होता है टी इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू होता है 1 और 0 अदरवाइज। देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ भी बनाया हुआ है। और ये और में पूछा गया था आर का वैल्यू कितना दिया था 100 ओम, अब जी का वैल्यू कितना दिया था 10 वोल्ट, और टाइम का वैल्यू दिया था 5 सेकेंड। आई का वैल्यू क्या होगा वी अपॉन आर, यहाँ से आई का वैल्यू निकल गया। पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर, यहाँ से वैल्यू निकालिए क्या आया 1 वाट। एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो यहाँ से वैल्यू आया कितना 5 जूल। तो ये आया 4 मार्क्स में। आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं, या इसको दोनों में से कोई अटेम्प्ट आप ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मैग्नेटिक कपलिंग। और इसी के और में पूछा गया था स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ विद सुटेबल नेटवर्क। देखिए ये हमारा मैग्नेटिक कपलिंग। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे एक इंडक्टर रहता है और यहाँ पे इंडक्टर रहता है। इसमें करंट फ्लो होता है तो इसमें फ्लक्स बनता है φ1, और φ1 के कारण इसमें करंट आता है I1, और ये φ1 का कुछ पार्ट इसमें लिंक होता है जिसको बोलते हैं φ12। तो यही है मैग्नेटिक कपलिंग, मतलब एक इंडक्टर में करंट फ्लो होगा और वहाँ फ्लक्स बनेगा, और वो फ्लक्स क्या होगा दूसरे में लिंक होगा, तो उसी को बोलते हैं क्या मैग्नेटिक कपलिंग। तो ये इसका डेरिवेशन है, पूरा डिटेल से आपको ये क्लास में कराया गया है ये सब मैग्नेटिक कपलिंग का। ये यहाँ पे इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें फ्लक्स लिंक हुआ है, और यहाँ पे इस इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे फ्लक्स लिंक हो रहा है, और इसमें जो फ्लक्स लिंक होता है उसको बोलते हैं φ12, और इसमें जो फ्लक्स लिंक होता है इस इंडक्टर के कारण उसको बोलते हैं φ21। और यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा यहाँ पे उसका नाम होगा M12, और यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसका नाम होगा M21। तो M12 इक्वल टू M21 होता है, और इसका वैल्यू क्या M के बराबर होता है। ये सारा आपको डेरिवेशन यहाँ पे कर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन और में पूछा गया था केसीएल और केवीएल के बारे में। तो ये तो क्लास 1 यूकेजी में पढ़े होंगे केसीएल केवीएल। तो बहुत आसान था, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये हमारा क्या है केवीएल है। केवीएल में क्या होता है एक लूप में सारे वोल्टेज का सम क्या होता है 0 के बराबर होता है। ये सब क्लास एलकेजी यूकेजी में पढ़ाया जाता है। अब तो बच्चा नर्सरी में भी केसीएल केवीएल पढ़ लेता है। अब तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इतना का बताना है, और इसी में बोला गया है फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin ओमेगा t। देखिए यहाँ पे एफ का वैल्यू दिया गया था s
प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 को लिख सकते हैं ना 1 प्लस 4। लेकिन तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता है कि 5 को इतना लिख सकते हैं। इसमें तो पूरा कॉन्फिडेंस रहता ही है तुम लोग को क्लास में भी। यहाँ पे क्या है 5 को लिखे 1 प्लस 4 है, यहाँ पे भी 1 प्लस 4। अब इतना को लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी x प्लस 1 प्लस 4 हो गया। अब क्या किए इतना अपॉन इतना प्लस 4 अपॉन इतना अलग अलग किए। अब 4 को क्या लिख सकते हो 2 गुना 2। और ये सब जानते हो ना, ये सब जानकारी के पहले पढ़े होगे तुम लोग। तो अब क्या किए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगाए और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और ये वैसे भी लाप्लास इनवर्स पूरा डिटेल से यूट्यूब पे भी वीडियो अवेलेबल है आपका, तो पूरा डिटेल से किया गया है लाप्लास इनवर्स को। ये हुआ आपको पूछा गया था 4 मार्क्स में। इसी के और में पूछा गया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना था sin ओमेगा टी। sin ओमेगा टी का फॉर्मूला ये होता है ना बुआ, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या किए 1/2j को बाहर करके इतने का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इतने का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके ये हम वैल्यू निकाले। वैसे भी इसको पूरा डिटेल से यूट्यूब पे इसका वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से भी इसको रेफर कर सकते हैं। ये भी आपको 4 मार्क्स में पूछा गया था। दोनों में से आपको जो अटेम्प्ट लेना है आप ले सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया था एक्सप्लेन सीरीज रेजोनेंस ऑल्सो ड्रॉ फेजर डायग्राम। इसी का और में पूछा गया था एक्सप्लेन पैरेलल रेजोनेंस ऑल्सो ड्रॉ फेजर डायग्राम। ये क्या है हमारा सीरीज रेजोनेंस का सर्किट है। तो सीरीज रेजोनेंस में होता क्या है, यहाँ का रिएक्टेंस इंडक्टर का रिएक्टेंस कैपेसिटर के रिएक्टेंस के बराबर रहता है। ये इसका फिगर डायग्राम है, ये सब पूरा डिटेल में आपको कवर किया गया है क्लास में। सीरीज रेजोनेंस ये है, ये सर्किट है इलेक्ट्रिकल सर्किट, और वो इसका फिगर डायग्राम है। ये फर्क क्या है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये आपका पैरेलल आरएलसी सर्किट है। यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ का रिएक्टेंस और यहाँ का रिएक्टेंस क्या रहता है बराबर रहता है। ये आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन है, ये सब डिटेल में किया गया है। ये इसका फिगर डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था डिफाइन टू पोर्ट नेटवर्क राइट द एक्सप्रेशन फॉर वाई पैरामीटर ऑल्सो ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट। इसी का और में पूछा था बाबू डिस्कस द कंडीशन फॉर सिमेट्री इन ओपन सर्किट इम्पीडेंस एंड शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर बोलते हैं जेड पैरामीटर को, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर बोलते हैं वाई पैरामीटर को। ये आपका जेड पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, ये आपका वाई पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। ये इसका जेड पैरामीटर का इक्वेशन है, ये वाई पैरामीटर का इक्वेशन है। रेसिप्रोसिटी का कंडीशन होता है Z12 इक्वल टू Z21 जेड पैरामीटर में, और सिमेट्री का कंडीशन होता है Z11 इक्वल टू Z22। अगर हम वाई पैरामीटर का बात करें तो रेसिप्रोसिटी का कंडीशन होता है Y12 इक्वल टू Y21, और सिमेट्री का कंडीशन होता है Y11 इक्वल टू Y22। यहाँ पे जेड पैरामीटर को दूसरा नाम है इम्पीडेंस पैरामीटर, वाई पैरामीटर का दूसरा नाम है एडमिटेंस पैरामीटर, जेड पैरामीटर का दूसरा नाम है ओपन सर्किट पैरामीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Z11, Z12, Z21 और Z22 का वैल्यू करेंट का वैल्यू को जीरो करके निकालते हैं, और करेंट का वैल्यू जहाँ भी जीरो करेंगे सर्किट को करना होगा ओपन, इसलिए इसका दूसरा नाम है ओपन सर्किट पैरामीटर। और इसका दूसरा नाम है शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का जो वैल्यू निकालते हैं वोल्टेज को जीरो करके निकालते हैं। वोल्टेज कहीं पे जीरो करना है तो उसको करना पड़ता है शॉर्ट, कहीं पे करंट का वैल्यू को जीरो करना होता है तो उसको करना होता है ओपन, इसलिए ओपन सर्किट पैरामीटर और ये शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। चलिए अब आइए ग्रुप सी पे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एन इम्पीडेंस फंक्शन जेड का वैल्यू ये दिया गया है, आपको इसका आरएल रिप्रेजेंटेशन करना है फोस्टर वन फॉर्म में। इसी के और में पूछा गया था बुआ जेड दिया है और इसको चेक करना है कि ये पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं। यहाँ पे आपको जेड का वैल्यू दिया हुआ है, इसको क्या किए मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए, हमारा ये आया। अब यहाँ पे हुआ क्या, पावर ऑफ न्यूमरेटर और पावर ऑफ डिनोमिनेटर दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो इसका डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन आप नहीं कर सकते। तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर करना है तो क्या करना होगा, आपको इसको भाग देना होगा। तो भाग दिए इसमें क्या न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भाग दिए तो क्या आया, इतना का वैल्यू जेड का वैल्यू ये आया। अब क्या हुआ 2 माइनस इतना है, अब इतना को क्या किए पार्शियल फ्रैक्शन किए और कांस्टेंट ए और बी का वैल्यू निकाले। कांस्टेंट ए और बी का वैल्यू जब निकाले हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ माइनस साइन आ गया, यहाँ पे कोफिशिएंट निगेटिव हो गया। मतलब अगर हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे कोफिशिएंट अगर निगेटिव आ गया, बी का वैल्यू क्या है -3 आया, देख लीजिए।
तो क्या यहाँ पे रियलाइजेशन तो नहीं हो पाएगा? यहाँ पे रियलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि कोएफ़िशिएंट नेगेटिव हो गया, तो कोई भी कंपोनेंट नेगेटिव होगा कैसे? अब क्वेश्चन ये है कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? आरएल नेटवर्क में अगर हमको जेजेस दिया गया है, तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ भाग दे करके पार्शियल फ्रैक्शन करके और कांस्टेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमारा टी का वैल्यू आ रहा है नेगेटिव। तो आरएल का रियलाइजेशन तो हो नहीं पाएगा, तो करना क्या होगा? देखिए, यहाँ मैंने नोट में कुछ लिखा है, पावर ऑफ न्यूमरेटर अगर पावर ऑफ डिनोमिनेटर के बराबर है, तो आपको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन को कर नहीं सकते, इसको कर नहीं सकते हैं। आपको क्या करना होगा? डिनोमिनेटर का पावर को इससे बड़ा करना होगा। तो हम क्या किए, जो जेजेस दिया गया था, उसमें क्या किए, 1 से भाग दे दिए। यहाँ पे 1 से भाग दिए यहाँ, तो यहाँ भी देना होगा। अब क्या हो गया? डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर हो गया 3, न्यूमरेटर का मैक्सिमम पावर हो गया 2। अब क्या कर सकते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन किए हम और ए बी सी का वैल्यू निकाले। ए का वैल्यू आया 0.75, बी का वैल्यू आया 0.5 और सी का वैल्यू आया 0.75। अब क्या किए, जेजेस वाई एस इक्वल टू इतना है। अब यहाँ जो एस था उसको इधर गुणा कर दिए, तो यहाँ एस से एस कट गया, यहाँ पे एस यहाँ ऊपर आ गया और यहाँ पे आ गया। अब देखिए कोई कोएफ़िशिएंट नेगेटिव नहीं है। अब यहाँ से इसका रियलाइजेशन आप कर सकते हैं। तो कांसेप्ट ये है कि जब आरएल नेटवर्क दिया रहेगा और पावर ऑफ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों बराबर होगा, तो जेजेस जब देगा तो उसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन भाग दे के नहीं करना है। अगर आप भाग दे के कर दिए तो कोएफ़िशिएंट आ जाएगा नेगेटिव, आप रियलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो आरएल नेटवर्क अगर है और जेजेस दिया है और पावर ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर है, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन होगा जेजेस बाई एस और करने के बाद फिर क्या करना है, एक से इधर गुणा कर देना है। अगर आरसी नेटवर्क रहेगा, अगर आरसी नेटवर्क रहेगा तो वाई एस अगर आपको देगा, अब वाई एस में पावर ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर है, तो यहाँ पे आरसी नेटवर्क में आप डायरेक्ट वाई एस का पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करेंगे भाग दे करके, आप करेंगे क्या, वाई एस बाई एस का पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे अगर आरसी नेटवर्क है तब। अगर आरएल नेटवर्क है तो जेजेस बाई एस। ये आप ऐसे याद रखेंगे जैसे आपको अपना नाम याद है, वैसे आप इसको याद रखेंगे। अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए, Z1, Z2 और Z3 का वैल्यू आ गया, तो इसका रियलाइजेशन कैसे करते हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसको पूरा डिटेल में क्लास में कवर किया गया है। बोलो हाँ, किया गया है ना ये सब? अरे ये सब ऐसे भी तुम लोग क्लास एलकेजी यूकेजी में आप पढ़ते हो, ये सब अब बहुत पहले ही पढ़ा दिया जाता है बच्चे को। ये सब आजकल तो नर्सरी एलकेजी में ये सब पढ़ ले रहा है सब। देखिए उसी का और भी पूछा गया था, इसको चेक करना था कि ये पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं। क्या करके पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का राव-खरबीज चेक करते हैं। न्यूमरेटर का राव-खरबीज चेक किए कि यहाँ पे कोई भी कोएफ़िशिएंट नेगेटिव नहीं आया, तो चलिए ये सही था। अब क्या करना होगा, डिनोमिनेटर का आपको राव-खरबीज चेक करना होगा। जब राव-खरबीज लगा है तो यहाँ पे आ गया 0, 0, मतलब इसका कन्फर्म हो गया कि इसका जो पोल है वो जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये मैंने क्लास में बताया है कि जब भी 0, 0 आएगा, इसका मतलब आपको यही समझना है कि इसका पोल जो है जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहा है। वहाँ पे अब आपको कोएफ़िशिएंट चेक करना होगा, वो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, मतलब सेकंड कंडीशन आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो यही हमारा जेजेस है, इसी में हमको सेकंड कंडीशन चेक करना है। सेकंड कंडीशन के लिए पहले क्या करना होगा, इतना को तोड़ना होगा। तो इसका कैसे तोड़ते हैं क्यूबिक इक्वेशन को, ये नर्सरी में पढ़ा होगा। अच्छा ठीक है, नर्सरी में नहीं पढ़ा होगा, क्लास 1 में पढ़ा होगा ये सब। तो इसमें क्या किए, -2 पुट करके यहाँ चेक किए तो वैल्यू आ गया 0, मतलब x + 2 क्या है, इसका फैक्टर है। फिर x + 2 से इसमें भाग दिए तो कितना आया, x² + 1, मतलब ये गुना ये प्लस ये बराबर ये। तो पढ़ा होगा ना, क्लास एलकेजी यूकेजी में पढ़ा होगा। नहीं नहीं पढ़ा होगा तो क्लास 1 में तो कंफर्म पढ़ा होगा ये सब। मतलब इतना को इतना लिख सकते हैं। अब x² + 1 को इतना के फॉर्म में तोड़ सकते हैं ना, x + j इंटू x - j और x² + 1 = 0। x का वैल्यू क्या आया, +1 - j। देख लो इसका पोल जो है, इसका पोल कहाँ अप्लाई कर रहा है, जे ओमेगा एक्सिस पे अप्लाई कर रहा है ना। तो यहीं पे आप कोएफ़िशिएंट चेक करना होगा, इसका कोएफ़िशिएंट और इसका कोएफ़िशिएंट। अगर नेगेटिव आ गया तो सेकंड कंडीशन नहीं सैटिस्फाई होगा, अगर पॉजिटिव आ गया तो ठीक है, सेकंड कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगा। चलिए इसका कोएफ़िशिएंट चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जेजेस है, अब इतना का इतना लिखे, अब इतना को क्या लिखे, x + 2 इंटू x + j इंटू x - j। यहाँ ए बी सी पे पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ दिए। हमको ये से मतलब नहीं है ये पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है।
हमको चेक करना है बी और सी का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है। तो बी का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एक्स प्लस जे से दोनों तरफ गुना करके एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस जे। उसके बाद बी का वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हम पूरा सॉल्व कर दिए हैं आपको, अब बी का वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। अब बी का वैल्यू कितना है 0.5, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, बी का वैल्यू कितना पॉजिटिव। उसी तरीके से सी का वैल्यू भी आप निकालेंगे तो सी का भी वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, 0.5 ही आएगा। मतलब बी और सी हो गया पॉजिटिव, ए से हमको कोई मतलब है नहीं, ये पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सी अगर और सी अगर आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब सेकंड कंडीशन हो गया सेटिस्फाई। अब आइए थर्ड कंडीशन के लिए। थर्ड कंडीशन में क्या करते हैं, जजेस को इवन प्लस ऑड में तोड़ते हैं, इवन पॉलिनोमियल प्लस ऑड पॉलिनोमियल में को भी इवन और ऑड में तोड़ दिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, इवन और इवन को गुना करते हैं और ऑड को गुना करते हैं और चेक करते हैं इसका वैल्यू जे ओमेगा उसमें पुट करके। अब चेक करते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। देखिए इसको हम पूरा कर दिए हैं सॉल्व, और यहाँ पे अगर एच का वैल्यू जे ओमेगा पुट करते हैं इसमें, तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। मतलब आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों कंडीशन हो गया सेटिस्फाई। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों कंडीशन हो गया सेटिस्फाई। इसका मतलब जो गिवन फंक्शन ये जो था जेड, वो क्या था, पॉजिटिव रियल फंक्शन था। पॉजिटिव रियल फंक्शन का ये आया था कितना, 6 मार्क्स में आपको आया था ये क्वेश्चन ग्रुप सी में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया था, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी आपको बताना था, टाइम शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग और टाइम स्केलिंग। और इसी के और में पूछा गया था स्टेट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एंड एप्लीकेशन। और इसी में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था, इसको करना था आपको सॉल्व। ये आपका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी है, टाइम शिफ्टिंग का ये है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का ये प्रॉपर्टी है और टाइम स्केलिंग का ये प्रॉपर्टी है। ये सब पूरा डिटेल में यूट्यूब पे भी ये सब प्रॉपर्टी आपका अवेलेबल है। उसी के और में पूछा गया था लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का आपका डिफाइन करना था लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को और उसका एप्लीकेशन लिखना था। ये और में पूछा गया था कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला है, कहाँ यूज़ करते हैं इसको, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, कंट्रोल सिस्टम में यूज़ करते हैं, सर्किट एनालिसिस में यूज़ करते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को। और ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था, इसको सॉल्व करना था। तो कैसे करते हैं, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ये करके इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसका यहाँ वाई निकल जाता है, उसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं। ये सब आपको क्लास एलकेजी यूकेजी में पढ़ लिए थे आप, फिर भी आपको डिप्लोमा में हम एक बार दोबारा पढ़ाए हैं इसको। और ये सब इतना आसान है, इतना आसान है, 1 + 1 = 2 होता है, उतना ही आसान ये है। एकदम आसान है ये सब, बउआ वाला चीज़ है ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एसटी बताना था, A1, A-1, A5 और A-5 का वैल्यू दिया था और टाइम का वैल्यू दिया था 8 सेकंड। इसी के और में पूछा गया था बाबू, स्टेट फूरियर ट्रांसफॉर्म और डिफाइन फूरियर सीरीज, राइट एक्सप्रेशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कैसे लिखते हैं, ये इसका एक्सप्रेशन है। यहाँ पे A1 का वैल्यू दिया था, A-1 का वैल्यू दिया था, A5 और A-5 का वैल्यू दिया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ n का वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट है, तो यहाँ पे आपको A-5 का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे पुट कर दिए n का वैल्यू कितना, -5। और फिर क्या दिया है, n का वैल्यू -1 पे दिया है, तो ये वैल्यू इसमें पुट किए, n का वैल्यू -1 और उसके बाद n का वैल्यू 1 पुट किए और n का वैल्यू 5 पुट किए। पुट करने के बाद A-5 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, A-1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, A1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए और A5 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। ये xt का वैल्यू हो गया, यही आंसर हो गया। लेकिन इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप। और एक चीज़ और, यहाँ पे t = 8 सेकंड दिया था क्वेश्चन में, तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2π/t। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आएगा कितना, π/4, यहीं पे π/4 ये पुट किया हुआ है कि आप कंफ्यूजन नहीं होना है आपको कि ये π/4 आया कहाँ से। मतलब ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2π/t। अपने आंसर में क्वेश्चन में आपको ये किया है, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू π/4 यही पुट कर रहे हैं। और ये क्या है, n का वैल्यू है, सब n का वैल्यू है। यहाँ 1 है, सॉरी -1 है, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ 1 है तो यहाँ प्लस साइन है और यहाँ पे n का वैल्यू 5 है। उसके बाद ft को और हम सॉल्व किए हैं इसको, और ये वाला दोनों फार्मूला का यूज़ किए हैं। तो ये पूरा मैथमेटिक्स है, ये क्लास में भी आपको एक बार सॉल्व कराया गया था। एक बार आप फिर से यहाँ पे इसको क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ये है आपका क्या, फूरियर ट्रांसफॉर्म का ये, और में पूछा गया था आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन, और ये इसका क्या है, फार्मूला है फूरियर ट्रांसफॉर्म का। दूसरा था क्वेश्चन उसमें, फूरियर सीरीज का आपको ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना था। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म
एफ टी का वैल्यू यहाँ पे ए जीरो ए एन और बी एन का ये फार्मूला होता है, ए जीरो ए एन और बी एन का। ये आपका फूरियर सीरीज का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये वाला, अभी तो इसका यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। और ये सी एन का वैल्यू का ये फार्मूला है, ये भी आपको दोनों मिला करके आपको 6 मार्क्स में पूछा गया था ये। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया था, फाइंड द टाइम रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट एरर फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम फॉर यूनिट स्टेप इनपुट। और इसी के और में पूछा गया था, फाइंड टाइम रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट एरर फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम फॉर यूनिट स्टेप इनपुट। ये है आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। आउटपुट सी एच को बोलते हैं आउटपुट और आर एच को बोलते हैं इनपुट। ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट को ही बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। और ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको आपको याद रखना है। जैसे आप अपना नाम याद रखते हैं ना, वैसे ही आपको ये याद रखना है। जब भी तुमसे पूछे कि कितने ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन बोलो, फर्स्ट बोलना है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एक्स प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। ये आपको एकदम याद रखना है जब तक जॉब में लग जाए। जॉब लगने के बाद भी याद रखना है, ऐसा थोड़ी है कि भूल जाना है। थीटा को बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो और ओमेगा को बोलते हैं अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब हुआ, आपको इनपुट दिया था क्या, यूनिट स्टेप दिया है, इनपुट क्वेश्चन में दिया है। आर एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/8। 1/8 क्या होगा, सी एच का वैल्यू क्या होगा, 1/8 इतना इतना गुना 1/8, यही है, इतना गुना 1/8। अब क्या करना है, इसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। इतना से इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो यही आएगा। ये हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख दिए हैं। अगर इसका आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। वैसे इसका लैप्लेस इनवर्स निकालेंगे तो यही आएगा। अब मेरा सजेशन तो यही है बाबू, तो इसको भी आपको याद ही रखना है। ठीक है, इसका इसका लैप्लेस इनवर्स ये कैसे आया वो तो सॉल्यूशन हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इसको याद रखना है, वो याद रखना है। दूसरा इसमें पूछा गया था स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर होता क्या है, ये इसका वैल्यू इनपुट इनपुट का माइनस आउटपुट इन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का। इनपुट क्या था 1/8, आउटपुट आउटपुट सी एच क्या था, सी एच का वैल्यू यही था। तो इनपुट माइनस आउटपुट और ई एस एच का वैल्यू जब निकालते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू ई एच, तो ये वैल्यू आया आपका, वैल्यू आया 0। ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ये ट्रांसफर फंक्शन था, ये उसका रिस्पॉन्स था टाइम डोमेन में, और वो इसका स्टेडी स्टेट एरर था। ऐसे इसको पूरा डिटेल में कंट्रोल सिस्टम में पढ़ाया जाता है। चलिए इसको पूरा डिटेल में कंट्रोल सिस्टम में पढ़ाया जाता है कि आपको ये नेटवर्क थ्योरी में कैसे दे दिया है, खैर अलग बात है, लेकिन इसको पूरा कंट्रोल सिस्टम में पढ़ाते हैं हम लोग। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का है स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको भी याद रखना है बुआ अपना नाम की तरह। यहाँ पे इनपुट यहाँ पे भी आर एच ही है, तो यहाँ से क्या किए, सी एच निकाले और इसका लैप्लेस इनवर्स, इसका लैप्लेस इनवर्स तो आसान है, पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको निकाल लिए हो, ये तो आसान है। फिर क्या है, स्टेडी स्टेट एरर है, स्टेडी स्टेट एरर ये होता क्या है, सी एच का वैल्यू पर निकालते हैं आर एच माइनस सी एच, और आर एच माइनस सी एच निकाल के, और स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला क्या, लिमिट एच टेंस टू 0 लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू एच। यहाँ से एच एच का वैल्यू आया कितना 0। ये भी आपको 6 मार्क्स में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया था, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर जेड पैरामीटर, ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ जेड पैरामीटर, एक्सप्लेन व्हाई जेड पैरामीटर कॉल्ड एंड ओपन सर्किट अगेंस्ट पैरामीटर। और इसी के और में पूछा गया था इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, आपको इसका बताना था। हाफ वेव सिमेट्री क्या होता है फूरियर सीरीज में, वो बताना था। ये हमारा जेड पैरामीटर है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ये है, का इक्वेशन ये है। यहाँ पे Z11 Z12 21 22 का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो है। और इसको ओपन सर्किट पैरामीटर काहे बोलते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे चारों वेरिएबल का वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो करेंट का वैल्यू को 0 कर रहे हैं। तो करेंट का वैल्यू कहाँ पे 0 करते हैं हम लोग, ओपन सर्किट में ही। और करेंट अगर आपको 0 करना है तो आपको सर्किट को क्या करना होगा, ओपन करना होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन सर्किट पैरामीटर। उसी के और में एक न्यूमेरिकल पूछा गया था आपसे, एफ एस का वैल्यू दिया था इनिशियल वैल्यू पे। इनिशियल वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट एच टेंस टू इनफाइनाइट एच इंटू एफ एस, यहाँ से वैल्यू निकाले आया 0। फाइनल वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू एफ एस। लेकिन अगर फाइनल वैल्यू लगाना है तो उसके पहले ये चेक करना होता है
पोल ऑफ एच इंटू एफ एच का कहीं राइट साइड में लाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम पहले हम चेक किए हैं, चेक किए तो ये कहाँ है? ये है लेफ्ट हाफ में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब आप फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं। ये यूट्यूब पे पूरा अवेलेबल है, फाइनल वैल्यू थ्योरम कैसे लगाते हैं। आप वहाँ से भी एक बार रेफ़र कर सकते हैं। एफ इनफाइनाइट का वैल्यू आया कितना? 2.5। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि हाफ वेव सिमेट्री क्या होता है? तो हाफ वेव सिमेट्री का ये कंडीशन है, तो होता क्या है, कोई भी सिग्नल अगर दिया हुआ है तो उसको टाइम पीरियड से आधा आगे या पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। प्लस माइनस का मतलब यही है कि टाइम पीरियड से आधा उसको आगे या पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर उसमें माइनस से गुणा करिएगा तो आपका सेम वेव फॉर्म रिपीट होगा। यही है हाफ वेव सिमेट्री। तो यही था, दोनों मिला करके आपको 6 मार्क्स में पूछा गया था। तो यही था एसबीटी 2024 इवनिंग में यही सब क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।